तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको 182 कंपाउंड्स बनाने के लिए दिए थे, ठीक है। तो उसके बाद अब हम चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चैप्टर में क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में सबसे पहले हमें पढ़ना है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में हमें दो चीज़ें पढ़नी है, एक तो राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन और एक बैलेंसिंग। ऐसे ही टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ना है। उसके बाद 5 टाइप पढ़ने हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम रिडॉक्स भी है, वो मैं आगे बताऊंगा अभी, ठीक है। उसके बाद हमें पढ़ना है ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन डेली लाइफ, और उसके अंदर है करोजन और रेंसिडिटी, ठीक है। तो ये पूरा चार्ट देख लो अच्छे से, हम ऐसे चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं केमिकल इक्वेशन। अब एक केमिकल इक्वेशन होती क्या है वो देखते हैं, ठीक है। केमिकल इक्वेशन, अब इक्वेशन आपने वर्ड पढ़ा हुआ है मैथ्स में भी, यानी इक्वल टू, पर केमिस्ट्री में ना हम इक्वल टू की जगह लगाएंगे एरो। ऐसे एरो लगाएंगे। एरो का मतलब होता है कि आपने यहाँ पे लिखे रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स मतलब जो आपस में मिल रहे हैं, जो मिक्सचर बन रहे हैं। केमिस्ट्री है ना, मिक्सचर बन रहे हैं, मिक्सचर, ठीक है। और जो उनसे मिलके प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट जो बन रहा है। ओके, तो रिएक्टेंट्स लेफ्ट साइड पे लिखे जाएंगे और प्रोडक्ट्स राइट साइड पे, और एरो उनको सेपरेट करेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमें ये पढ़ना है कि 4 तरह की स्टेट्स होती हैं। एक तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, और एक होती है एक्वस। अगर किसी सॉल्ट को, सॉल्ट मतलब जैसे पाउडर समझ लो, पाउडर, उसको आप अगर पानी में मिला दो तो वो एक्वस देता है आंसर, ठीक है। तो आपको शायद ये याद हो देखो ध्यान से, स्टेट्स ऑफ मैटर, केमिस्ट्री में स्टेट्स ऑफ मैटर जो थे वो कैसे होते थे, यहाँ पे देखो, ये केमिस्ट्री में स्टेट्स ऑफ मैटर, तो सॉलिड, लिक्विड और ये गैस है ना। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि हम इन तीनों के बारे में तो पढ़ ही चुके हैं, तो बस हमें क्या यूज़ करना है अब, इसमें हमें क्या यूज़ करना है, जो एक्वस एक नई स्टेट आ गई है, ठीक है। तो मैं कॉल पर देता हूँ सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस, ठीक है। तो इसका मतलब अब हमारे पास हो गया रिएक्टेंट्स हो गया, एक एरो हो गया, एक प्रोडक्ट्स हो गया, ठीक है, और ये 4, और बाकी तो 182 कंपाउंड्स जो आपने बनाए होंगे, ठीक है। देखो, ये वीडियो तभी देखनी है जब आप 182 कंपाउंड्स बना लो, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा। रिएक्टेंट्स भी हो सकते हैं और वो प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, 182 कंपाउंड्स, ठीक है। तो राइटिंग समझ में आ गई, राइटिंग का केमिकल इक्वेशन ये तरीका होता है, ठीक है। क्या राइटिंग का केमिकल इक्वेशन जो हमने अभी यहाँ पे देखा था ना, ये हमें समझ में आ गया। अब हम आते हैं बैलेंसिंग पे। तो बैलेंसिंग के लिए हमें एक इक्वेशन लेनी पड़ेगी। तो सपोज़ मैंने बहुत ही सिंपल इक्वेशन ली, मैग्नीशियम जो कि सॉलिड होता है, और साथ में ऑक्सीजन। अब मैं ये O2 क्यों लिख रहा हूँ, अभी मैं आगे बताता हूँ। गिव्स व्हाट, अब O2 है गैस, ठीक है। तो Mg और O में कैसा रिएक्शन होगा, मतलब इन दोनों में कैसा रिएक्शन होगा, ऐसे कुछ। तो क्या बन जाएगा, MgO, वही यहाँ पे बन जाएगा जब वो उनके न्यूक्लियस जुड़ेंगे, ठीक है। तो एक बार मैं फिर बता देता हूँ हो क्या रहा है। Mg क्या कर रहा है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट शेल में, क्यों, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 12, ठीक है। आपको 1 to 20 एटॉमिक नंबर्स लर्न करने पड़ेंगे उसके लिए, वो भी 9th क्लास की केमिस्ट्री में थे, 1 to 10, ठीक है, 1 to 20 सॉरी। तो ऑक्सीजन का होता है 8, तो 8 में मतलब लास्ट में इसके 2 6 हो गए, तो लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, और ये जुड़ गए। जब ये जुड़े तो उन्होंने क्या कर दिया, Mg ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन तो लूज़ कर दिए, और वही 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने एक्सेप्ट कर लिए, तो MgO बन गया। अब वो MgO भी क्या होगा, सॉलिड। तो देखो मैं पिक्चर से दिखाता हूँ आपको। सपोज़ करो हमने क्या किया, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये NCERT की एक्टिविटी है। ये मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन सपोज़ कुछ ऐसा मान लो, ठीक है। ये मैग्नीशियम का रिबन हो गया, ठीक है, और इसे हमने टोंग से पकड़ के इसको जलाया, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो, ये वाइट पाउडर गिर रहा है नीचे की तरफ, और ये चाइना डिश में, सॉरी वॉच ग्लास में कलेक्ट हो रहा है।
ठीक है, तो हो क्या रहा है अब, फिजिकली तो हमें ऐसा लगेगा कि क्या हो रहा है, सिर्फ दिख रहा है कि मैग्नीशियम रिबन जो कि ऐसा था वो वाइट पाउडर बन के वॉच ग्लास में गिर गया, लेकिन अंदर अंदर उसमें केमिस्ट्री कैसे लग रही है, वो जो है वो ये है जो मैंने आपको पीछे बताया। ठीक है, जो केमिस्ट्री है वो ये है, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये MgO, ठीक है, वो ये हो रही है केमिस्ट्री, ऐसे लग रही है। ठीक है, अब ये O2 क्यों लिखा, तो याद रख लो जितनी भी गैसेस होंगी, अब गैसेस के नाम याद रख लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना आए। क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, और ऑक्सीजन गैस, ठीक है, नाइट्रोजन गैस, इन सब के लिए आपको 2 लगाना है नीचे, हमेशा गैस में नीचे 2 लगेगा, मतलब वो हमेशा मॉलिक्यूल की फॉर्म में होती है, एटम की फॉर्म में नहीं होती। ठीक है, ऐसे। ठीक है, क्लियर हो गई वाली बात। अच्छा, अभी एक और मैं पिक्चर दिखाता हूँ, उससे आपको बहुत क्लैरिटी हो जाएगी। देखो, अब जब ये मैग्नीशियम जल रहा है ना, तो मैग्नीशियम जैसे जल रहा है तो ये वाइट डेजलिंग फ्लेम से जल रहा है, वाइट डेजलिंग फ्लेम से, वाइट डेजलिंग फ्लेम, डेजलिंग मतलब जैसे चमकदार। ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन को टोंग से पकड़ के ऐसे हमने इसको जलाया। ठीक है, तो अब हमें दिख रहा है कि ये ऐसे जल रहा है। अब इसलिए हमने ऐसे लिखा कि मैग्नीशियम जब जलता है, अब जलने का मतलब क्या होता है, कंबशन। कंबशन का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ उसको रिएक्ट किया गया, तो क्या बन गया, MgO। MgO कैसे बन रहा है, वो 182 कंपाउंड्स में से कोई एक बनेगा पक्का। ठीक है, तो वो उसमें से कोई एक है। ठीक है, अब हम आते हैं इस बात पे कि इनकी बैलेंसिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो बैलेंसिंग करने के लिए हमने क्या किया, एक रिएक्शन लिया, वो कौन सा लिया, सपोज़ करो सिंपल से रिएक्शन लूँगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, मान लो एक ट्यूब से हाइड्रोजन हमने पास करी, यहाँ पे उसका सिलेंडर था। ठीक है, और यहाँ पे एक और टेस्ट ट्यूब, एक और वो क्या कहते हैं, पाइप है, ये भी पाइप है, और यहाँ पे उसका सिलेंडर था, किसका, इधर H2 का था, इधर O2 का था। दोनों को हमने मिलाया, मतलब यहाँ से पास कराया। ठीक है, तो हुआ क्या, H2 + O2 नीचे वाटर बन के गिरेगा। ठीक है, वाटर बन के मिलेगा हमें। ठीक है, तो एक्चुअली हुआ क्या है, हाइड्रोजन + ऑक्सीजन गिव्स वाटर। ठीक है, तो अब इसकी स्टेट्स भी लिख लेते हैं। स्टेट्स है इसकी गैस, पीछे बताया इसकी भी गैस, और इसकी होगी लिक्विड, क्योंकि पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना है, तो सिंपल सी बात है। ठीक है, NCERT वाली बैलेंसिंग भी आसान है, वो भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और ईजी बता रहा हूँ। तो H2 को आप पहले ऐसे लिख लो, H + H, क्योंकि उस एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम्स हैं, और ऑक्सीजन को भी ऐसे लिख लो, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब मुझे बताओ कि क्या कम है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग दोनों तरफ से अगर देखे जाएं तो इसका मतलब जो यहाँ पे O है वो एक और होना चाहिए था, यहाँ पे एक O और होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब वो 2 से मल्टीप्लाई करने की वजह से जो ये 2 ये थे वो 4H हो गए, है ना, और ऑक्सीजन तो थे वो 2 ही रहे। ठीक है, अब इधर लेफ्ट साइड अनबैलेंस्ड हो गई, तो हमने इधर भी क्या किया, 2 लगा दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर भी अब 2H की जगह 4H हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब हमने बैलेंस कर लिया। तो आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल है, तो आपने इसको ऐसे बैलेंस कर लिया। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूँ। सपोज़ करो हमें बैलेंस करना है जिंक ऑक्साइड + कार्बन को। ठीक है, और इसका बनेगा जिंक + कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको बोलेंगे जिंक ऑक्साइड, इसको बोलेंगे कार्बन, ये जिंक और ये कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ये होती है ना, तो डाई के लिए 2 लगाते हैं, तो मोनो के लिए 1 लगाते हैं, तो मोनो डाई। समझ में आ गया अच्छे से? ओके, अब इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो इधर है Zn + O + C, इधर भी है Zn + C + O, कोई ज़रूरत ही नहीं है बैलेंसिंग की, दोनों तरफ सेम है। तो मास ऑफ रिएक्टेंट्स और मास ऑफ प्रोडक्ट्स अगर इक्वल आ जाए
तो हम उसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं, और ऑब्वियसली वो बैलेंसिंग ईजी कर देता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गई हो बैलेंसिंग। अभी मैं और भी एग्जांपल्स लेता हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं एग्जांपल्स में, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में लूँगा। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, मैं एक पीडीएफ भी भेजूँगा बच्चे, उसमें सब कुछ होगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखने के बाद वो पीडीएफ देखना, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया था ना, पूरा चार्ट जो था, इसको मैं इधर साइड में लिख लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या पढ़ना है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है ना, कंबाइन करना। क्या करना है? कंबाइन करना है। तो सपोज करो दो रिएक्टेंट्स हैं, तो इनको कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाना है ए बी। तो इसका मतलब रिएक्टेंट्स, टू और मोर रिएक्टेंट्स ऐड टू फॉर्म, कंबाइन, ऐड और कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। दो अलग अलग रिएक्टेंट्स ए और बी जुड़ के एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे ए बी। ठीक है, वैसे जैसे मैंने ये किया था ना Mg+O2, सबसे आसान एग्जांपल है ये MgO का। Mg+O2 क्या होता है? MgO। बैलेंस तो करना आएगी आपको। ठीक है, इसको बैलेंस करते हैं अब हमें क्या दिख रहा है कि हमें लेफ्ट साइड में 2 O दिख रहे हैं और राइट साइड में 1 O। तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे। लेकिन Mg भी अब 2 हो गए, तो इधर भी हमें 2 लगाना पड़ेगा, अब जाके बैलेंस हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ना एक और भी एग्जांपल है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। ठीक है, अब इसको देखते हैं। अब मेरे पास की अगर कोई पिक्चर तो मैं देखता हूँ, हाँ है, तो इसको देखते। अब इसमें देखो आप, यहाँ पे मैंने कैल्शियम ऑक्साइड जो है, इसमें यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है ये सारा। ठीक है, नीचे नीचे वाला ये वाटर है, और ये बबल्स जो आ रहे हैं वो भी आपको बताता हूँ मैं कैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बबल्स कैसे आ रहे हैं वो देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर यहाँ पे लिया। ठीक है, और इसमें कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिया। अब कैल्शियम ऑक्साइड के दो नाम हैं, एक तो है खुद कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना, और वो बनता कैसे है वो देख लो, Ca++O-, और ये क्रिस क्रॉस हो जाएगा तो CaO बन जाएगा। और इसका दूसरा नाम है क्विकलाइम। क्विकलाइम या फिर हिंदी में याद रख लो चूना। ठीक है, चूना देखा ना सबने, जो जैसे एक जो वाइट वॉश करने से पहले जो पाउडर होता है उसको हम चूना कहते हैं। ठीक है, उसको पानी में मिलाया, मतलब ये सॉलिड रहा होगा, ये लिक्विड रहा होगा, और जो नया बन गया वो पानी में मिलाने से एक्वस बन गया और हीट निकली, वार्म हो गया। ये वार्म हो जाएगा, वार्म मिक्सचर, ये जो ग्लास है वार्म हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो ऐसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि ये चारों जुड़ के ये बन गए। अभी कैसे बन गए वो देखते हैं। तो कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड मिलके कैसे बनेंगे वो देख लो, क्रिस क्रॉस। ये हमेशा याद रखना, ये 182 कंपाउंड्स में से हमेशा एक आंसर आएगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जो हीट निकली वो हमें दिख रही है। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं अब हम कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या कर रहा है, हीट निकाल रहा है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो हीट निकालते हैं, या ऐसे कह लो ऐसे रिएक्शंस जो हीट निकालते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। थर्म का मतलब होता है, थर्मल होता है, ऐसे थर्मल का मतलब होता है हीट, और एक्सो मतलब एग्जिट, बाहर निकालना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ओके, तो अभी तक हमने 2 रिएक्शंस कर लिए, एक तो कर लिया कॉम्बिनेशन का ये वाला। अच्छा हाँ, इसको भी मैं बता दूं, ये भी देख लो। इसमें हमने ये बंसन बर्नर यूज़ किया था ना, पीछे मैंने दिखाया था आपको। ठीक है ना, तो हमने इसमें हीट एंटर करवाई थी, तो एंडोथर्मिक, यानी हीट अगर यूटिलाइज हो रही है रिएक्टेंट्स में, ठीक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन। और अगर वो प्रोडक्ट्स में है जैसे इसमें थी, तो वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक। हीट यूज़ होगी तो एंडोथर्मिक, एंट्री हो रही है हीट की क्योंकि एंट्री,
और एंट्री एग्जिट याद रखना है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको क्लियर हो गया, ठीक है। और दूसरा रिएक्शन अभी हमने आप पढ़ लिया, CaO प्लस वाटर गिव्स CaOH होल ट्वाइस। अच्छा, CaOH होल ट्वाइस का क्या नाम हो गया? जैसे इसका नाम तो हो गया था मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, इसका नाम हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक और भी नाम है, इसको बोलेंगे हम स्लेक्ड लाइम। ये आपको चैप्टर नंबर 2 में काम आएगा, स्लेक्ड लाइम, ठीक है। मैं देखो बार बार बोल रहा हूँ, 182 कंपाउंड्स करने के बाद ही इस वीडियो को देखना, तब जाके आपको आसान लगेगी, नहीं तो टफ लगेगी वीडियो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं अब हम डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन पे। क्या है नाम? डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। तो बिल्कुल कॉम्बिनेशन का उल्टा कर दो, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल उल्टा। उल्टा का मतलब क्या होता है? AB गिव्स A+B, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था? A+B जो था वो क्या बना रहा था? A+B क्या बना रहा था? AB, है ना, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन था ना। अब इसका बिल्कुल उल्टा कर दो, उल्टा, तो AB गिव्स दिस, ठीक है। तो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है एक सिंगल रिएक्टेंट जब दो प्रोडक्ट में टूट जाए, और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या था कि जब दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाए, ठीक है। तो इसको देखते हैं ध्यान से। इसको समझने के लिए सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा हमें इसके टाइप्स। अब केमिकल रिएक्शन के टाइप्स हैं डीकॉम्पोजिशन, और डीकॉम्पोजिशन के भी टाइप्स हैं। तो एक तरह से सेकंड मान लो तो ये 2.1 हो गया। तो इसका फर्स्ट है थर्मल डीकॉम्पोजिशन, थर्मल डीकॉम्पोजिशन, ठीक है। अब जैसे मान लो जैसे चॉकलेट पिघल जाती है ना, तो चॉकलेट पिघल कैसे जाती है? क्योंकि उसमें हीट एंटर हो जाती है और उसके पार्टिकल्स जो हैं वो दूर दूर हो जाते हैं चॉकलेट के। वैसे ही थर्मल डीकॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ हीट की वजह से टूटी हो, हीट की वजह से टूटी हो, हीट की वजह से मतलब थर्मल, ठीक है। तो उसका मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो फेरस सल्फेट है, ठीक है। फेरस सल्फेट आप समझ रहे हो ना कैसे बनाया होगा मैंने? फेरस सल्फेट, तो ध्यान से देखो, फेरस सल्फेट, ठीक है। फेरस सल्फेट जो होता है वो ऐसे बन जाएगा, Fe++ और SO4-, तो क्रिस क्रॉस करके ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फेरस सल्फेट जो होता है वो ग्रीन होता है, ठीक है। फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का होता है, FeSO4, ठीक है। अब उसको हमने हीट किया, हीट मतलब ऐसे आपको ट्रायंगल सा बनाना है और उसको शेड करना है, हीट भी लिख सकते हो उसकी जगह पर, ये थर्मल डीकॉम्पोजिशन का तरीका है। अब होगा क्या, वो क्या बन जाएगा वो देखते हैं ध्यान से। वो आ जाएगा Fe2O3 रेडिश में, ठीक है। रेडिश ब्राउन जो होगा वो आ जाएगा, और वो दो गैसेस निकालेगा, SO2 और SO3, और इनको हम बोलेंगे सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो FeSO4 जो है अपने अंदर जब हीट कैप्चर करेगा, यानी ये क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। थर्मल डीकॉम्पोजिशन तो है पर ये एक तरह का एंडोथर्मिक भी है, क्योंकि इसमें हीट यूटिलाइज हो रही है। तो हीट जब इसमें एंटर करी तो उसके जो कंपाउंड जो एटम्स थे वो ऐसे जो है टूट से गए, लेकिन जब आपस में वो दोबारा जुड़े तो वो इस फॉर्म में जुड़े, ठीक है। देखो मैं करके बताता हूँ। Fe++ था और O- था, लेकिन यहाँ पे Fe2O3 है, तो यहाँ पे आयरन का जो थर्ड था वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Fe2O3 बना रहा है। ये 3 यहाँ आ गए, ये 2 यहाँ आ गए, ठीक है। अच्छे से देखा तो FeSO4 जो था वो ऐसे था कुछ, Fe+O 4 बार, ठीक है ना। अब ये सारे आपस में इस तरह से जुड़े कि उन्होंने नई कंपाउंड बना लिए, और वो कंपाउंड क्या क्या है? एक तो है Fe2O3, यानी आयरन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, प्लस SO2 सल्फर ने भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, और SO3, ठीक है। अब इनकी बैलेंसिंग करते हैं, ठीक है। अब इसकी करते हैं बैलेंसिंग। तो हमारे पास था, तो आपको याद रख लो यहाँ पे ग्रीन टू रेड, तो आपको कलर्स भी याद हो जाएंगे, ग्रीन से रेड बनाना है, ठीक है। तो FeSO4 ने हीट यूटिलाइज करी, अपने अंदर जो एटम्स थे उसको तोड़ा, जब रीअरेंज हुए वो तो प्रोडक्ट्स की फॉर्म में इस तरह से दिखाई दिए वो,
Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है बच्चे, अब इसकी बैलेंसिंग कैसे करेंगे? ठीक है, बहुत आसान है बैलेंसिंग। सबसे पहले ये देखो कि इधर Fe कितने हैं, इधर Fe1 है, इधर Fe2 है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे 2 लगा दिया। ठीक है, तो देखो एक बार और बताता हूँ मैं, यहाँ पे हमने क्या किया, 2 लगा दिया, जिसकी वजह से S जो हो गए वो 2 हो गए। तो हाँ, S 2 भी हो गए और Fe 2 भी हो गए। अच्छा, O यहाँ पे 4 थे ना, तो 4 का डबल कितना हो गया, 8। तो इधर 3, 2 और 3, तो इधर भी 8 है, तो यानी बैलेंस हो गई। तो यानी सिर्फ यहाँ पे 2 लगाने से ये बैलेंस हो रही है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आता है सेकंड टाइप, मतलब 2.2। वो होता है इलेक्ट्रोलिटिक डीकॉम्पोजिशन। अब ये इलेक्ट्रोलिटिक डीकॉम्पोजिशन क्या होता है, इसको हम आगे पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से जो टूटता है कंपाउंड, उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक डीकॉम्पोजिशन। जो चीज़ इलेक्ट्रिसिटी से टूटे, हीट से ना टूटे। अब आप सोच के देखो कि मान लो वाटर है, ठीक है, वाटर को मैं हीट प्रोवाइड करूं, ठीक है ना, जैसे घर में हम पानी को बॉईल करते हैं ना, तो जब उसके वेपर्स उठते हैं तो क्या वो हाइड्रोजन के होते हैं या ऑक्सीजन के होते हैं, है ना? नहीं पता हमें वो किसके होते हैं, वाटर वेपर ही तो बोलते हैं ना उनको, तो वो होते हाइड्रोजन के थोड़ी होते हैं, वो किसके होते हैं, वाटर के ही होते हैं। तो इसका मतलब हीट की वजह से कभी भी वाटर नहीं टूट सकता। तो हमें क्या चाहिए होगी, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी। ठीक है, हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी वाटर को तोड़ने के लिए। कैसे? लेकिन अब इलेक्ट्रिसिटी ऐसा क्या रोल प्ले करती है कि वो वाटर जो है वो टूट जाता है, वो मैं सिखाता हूँ आपको। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी, और ये ऐसे टूट जाएगा। हमेशा याद रखना, थर्मल डीकॉम्पोजिशन हो चाहे इलेक्ट्रिकल डीकॉम्पोजिशन है, डीकॉम्पोजिशन वर्ड का मतलब है कि लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट एक ही होना चाहिए और प्रोडक्ट्स 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है ना? तो देखो कैसे टूटता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पानी लिया, एक बीकर लिया, यहाँ पे पानी लिया, ठीक है, और यहाँ पे 2 कार्बन की रॉड्स लगाई, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लगाई। ठीक है, अभी आपको ये हो सकता है ना समझ में आ रहा हो सिंबल, क्योंकि अभी मैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नहीं करा है, पर कोई बात नहीं, आप ऐसे याद रख लो कि इलेक्ट्रिसिटी को ऐसे समझा जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी से हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी से हमने यहाँ पे जो वाटर था, ठीक है, वो कुछ ऐसे रहा होगा, है ना, कंपाउंड बनाया होगा आपने, तो ऐसे कुछ रहा होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो हमें कुछ नहीं करना, इसके अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो ऑक्सीजन जो है वो पॉजिटिव साइड पे आ जाएगा और हाइड्रोजन नेगेटिव साइड पे आ जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव साइड हमेशा, ये जो पॉजिटिव लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, ये वाला, इसको हम बोलते हैं एनोड। क्या बोलेंगे, एनोड। और जो नेगेटिव होगा उसको क्या बोलेंगे, कैथोड। ठीक है, तो मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ये है एनोड और ये है कैथोड। ठीक है, तो कैथोड जो है वो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, एनोड। तो नेगेटिव उल्टा होगा ना, तो ऑक्सीजन जो है वो कहाँ जाएगा, एनोड की तरफ, और हाइड्रोजन जो कहाँ जाएगा, वो कैथोड की तरफ। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया अच्छे से? ओके, तो वो कैसे जाएगा वो आपको क्लियर हो गया। अब हम एक काम करते हैं, इसको और बेटर वे में समझेंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ याद रख लो कि हाइड्रोजन जो है, वाटर जो है, वो इलेक्ट्रिसिटी से टूट के क्या अलग अलग यहाँ पे बन जाता है, H2 और O2। अब वो कलेक्ट कैसे करेंगे हम? अब हमने क्या किया, यहाँ पे इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब्स लगा दी, इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो बबल्स आ रहे होंगे, एक तरफ आ रहे होंगे किसके, एनोड पे किसके आ रहे होंगे, ऑक्सीजन के, क्योंकि एनोड पॉजिटिव था तो नेगेटिव मिलेगा उसको, और कैथोड पे किसके आएंगे, हाइड्रोजन के। ठीक है, लेकिन ना बबल्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे, किसमें, हाइड्रोजन में जो है बबल्स ज़्यादा होंगे, क्योंकि H2O जो है, H2O में O जो है वो डबल है हाइड्रोजन का।
ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है वो उसकी जो वो एक ही बहुत है 2 हाइड्रोजन के लिए, ठीक है, वो यहीं से पता चल रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम जो होगी वो डबल होगी, ठीक है। तो वो मैं जब आपको एक PDF भेजूंगा तो उसमें आपको और दिख जाएगा बेटर वे में। अच्छा, अब आते हैं हम लास्ट टॉपिक पे इसके थर्मल डिकम्पोजिशन के, और उसका नाम है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, जिसमें फोटोसिंथेसिस जैसे होता है ना, फोटो मतलब लाइट, तो यानी सन की लाइट की वजह से अगर कोई चीज़ तोड़नी है तो वो आपको इससे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसको अच्छे से। और तो सपोज करो सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड तो आपको बनाना आता है ना, उसको मैंने सनलाइट में रखा, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे हो गया ये सन, ठीक है, यहाँ पे हो गई एक विंडो, यहाँ पे हमने एक चाइना डिश में क्या रख दिया, सिल्वर क्लोराइड। तो सन की रेज जब इस पे आएंगी तो क्या होगा, सनलाइट की फॉर्म में, तो सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी, ठीक है। सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी। तो ये था सॉलिड, सिल्वर क्लोराइड सॉलिड था, तो सॉलिड सिल्वर मिल जाएगा और क्लोरीन जो है वो गैस की फॉर्म में मिल जाएगी। अच्छा, अब मैं एक बात बता रहा हूँ, ये जो सिल्वर होगा वो थोड़ा ग्रेइश लुक देगा, और ये जो सिल्वर ये वाला होगा ये वाइटिश होगा। तो वाइट सिल्वर क्लोराइड चेंजेस टू ग्रे, ठीक है। जैसे यहाँ पे वाटर का तो कोई कलर ही नहीं था, ना ऑक्सीजन का था ना हाइड्रोजन का, तो इसलिए मैंने कोई कलर नहीं लिखा वहाँ पे। यहाँ पे जो है वाइट इसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे एक और भी रिएक्शन होता है, वो होता है AgBr का, सिल्वर ब्रोमाइड का, उसे सनलाइट की प्रेजेंस में Ag + Br2 हो जाता है, ठीक है। और ये दोनों रिएक्शंस जो हैं वो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होते हैं। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में वो कैसे होते हैं वो तो आप अभी आगे जाके 12th में सीखोगे। अभी याद रख लो कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इनका यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, आपने देखा होगा कि हर बार मैंने एरो के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा, एक बार इलेक्ट्रिसिटी लिखा, एक बार हीट लिखा, या मैंने सनलाइट लिखा, तो इसका मतलब ये सारे लाइट जो है वो एनर्जी उनकी यूज़ हो रही है उसमें, तो इसमें मतलब ये सारे एंडोथर्मिक हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है, एक बार मैं दोबारा वो निकालता हूँ जिससे आपको याद आ जाए कि हमें अब कौन सा पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब हमें कौन सा पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझते हो ना, अपनी जगह छोड़ देना, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस हो गया तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, ये बहुत ईजी रिएक्शन है। इसमें जैसे सपोज करो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट क्या होता है, ब्लू कलर का होता है, कॉपर सल्फेट होता है ब्लू कलर का, ठीक है। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, और हमने क्या किया, इसके साथ आयरन को रिएक्ट कराया, ठीक है। अब ये होगा एक्वस, मैंने आपको बताया था ना, कोई भी जब भी कोई सॉल्ट लिखी हो, सॉल्ट का मतलब होता है जिस जहाँ मतलब जब कुछ ना समझ में आ रहा हो तो उसे एक्वस लिख दो, ठीक है। अच्छा, आयरन जो है वो सिंगल क्वांटिटी है, वो तो सॉलिड ही होगी। तो जब हम आयरन और कॉपर सल्फेट को रिएक्ट कराएंगे तो आपको याद होगा जो मैंने रिएक्टिविटी सीरीज़ बताई थी उसमें यहाँ पे आयरन जो है वो कॉपर से ऊपर है, आयरन कॉपर से ऊपर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आयरन जो है वो कॉपर से ऊपर है, तो इसका मतलब आयरन उसको ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन जो है इसको डिस्प्लेस कर लेगा कॉपर को, तो वो अपना एटम बना लेगा, मॉलिक्यूल या कंपाउंड समझ लो, कंपाउंड बना लेगा SO4 के साथ, और कॉपर बेचारा अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्वस होगा और ये जो है वो सॉलिड होगा, ठीक है। तो इसकी NCERT में दे रखी है, तो आप वो देख सकते हो फिगर, और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का भी देख सकते हो, ठीक है। तो हमने इसको देखा CuSO4 + Fe गिव्स FeSO4 + Cu। अब आपको याद है ना, मैंने आपको बताया था कि इसका ग्रीनिश कलर होता है, ठीक है ना, इसका ग्रीनिश याद है ना, मैंने आपको करके भी दिखाया था ये वाला, ठीक है। तो वही कलर बनेगा, तो ब्लू से ग्रीन हो जाएगा, ब्लू से सॉल्यूशन ग्रीन हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, जब हायर रिएक्टिव एलिमेंट लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर ले, ठीक है। तो अब आप खुद समझ सकते हो कि डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है। तीसरा रिएक्शन था, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा,
अब डबल डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली इसका मतलब क्या होगा, जब हम दो दो बार डिस्प्लेसमेंट करेंगे, ठीक है। तो उसका बेस्ट एग्जांपल आपको पढ़ा रहा हूँ मैं, और वही आता है बोर्ड्स में भी कि आपको क्या करना है, सोडियम सल्फेट आपने उसमें से बनेगा 182 कंपाउंड्स में से, प्लस बेरियम क्लोराइड। ये अब मैं नया आ गया बेरियम का, तो बेरियम का मैं सिखा रहा हूँ आपको। बेरियम की याद रखनी है आपको, वैलेंसी +2, ठीक है, मतलब ऐसे Ba+2, ठीक है। और क्लोरीन का तो आपको पता ही है -1 होती है, तो इसलिए क्या बन गया ये BaCl2। तो बेरियम एक नया मेटल आज इंट्रोड्यूस हुआ है, उसका सिंबल है Ba। तो जब हम इनको रिएक्ट कराएंगे तो हम एक्सचेंज ऑफ आयंस कर देंगे। क्या कर देंगे? एक्सचेंज ऑफ आयंस। अब आयंस क्या होती हैं आपको पता है ना, कैटायन और एनायन। प्लस वाली कैटायन होती है, माइनस वाली एनायन होती है, ठीक है ना। तो हम एक्सचेंज ऑफ एनायंस कर देंगे, ठीक है। अब एक्सचेंज ऑफ एनायंस कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। अब एक्सचेंज ऑफ एनायंस देखते हैं कैसे करेंगे। तो Ba को हम ले जाएंगे यहाँ पे और Na को ले आएंगे यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा NaCl, क्योंकि सोडियम और क्लोरीन जुड़ रहे हैं ना, अब सोडियम और क्लोरीन जुड़ रहे हैं अब, ठीक है। और बेरियम और सल्फेट जुड़ रहे हैं, ठीक है, बेरियम और सल्फेट जुड़ रहे हैं। तो बेरियम प्लस प्लस था और सल्फेट माइनस माइनस था, तो वो क्या बन गया, बेरियम सल्फेट, ठीक है। अच्छा, इसका नाम ना प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। दूसरा नाम जो है इसका है वो प्रेसिपिटेशन है। अब प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, कोई सॉलिड चीज़ फॉर्म हो रही है, सॉलिड चीज़, ठीक है। कोई मतलब ये दोनों एक्वस थे, फिर भी एक सॉलिड चीज़ फॉर्म हो गई, ठीक है। किसकी सॉलिड चीज़? बेरियम सल्फेट का सॉलिड PPT बन गया, सॉलिड प्रेसिपिटेट, ठीक है। एक तरह से ये समझ लो जैसे कोई छोटा सा एक हार्ड कंपाउंड बन गया, ठीक है। वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट बन गया हो, ठीक है। तो ऐसे बन जाता है ये। NCERT में आपको फिगर्स वहाँ पे दे रखी हैं। अच्छा, अब हम आते हैं 5th रिएक्शन पे, और वो है रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रिडॉक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होते हैं वो देखते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है। रिडक्शन में मतलब कम होना ना, रिड्यूस होना, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीडेशन में ऑक्साइड वर्ड आ रहा है ना, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैंने सपोज क्या किया, कॉपर जो कि ब्राउन होता है, देखा है ना आपने वायर्स में कॉपर घर में ब्राउन देखा होगा, ठीक है। तो मैं देखता हूँ मेरे पास ब्राउन कलर अगर है तो, ठीक है, तो थोड़ा सा मैं ब्राउन ले लेता हूँ मैं इसमें। कॉपर जो है, कॉपर जब हम हाइड्रोजन के साथ उसे रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से नीचे है। तो हम एक काम करेंगे, कॉपर को सीधा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे। मतलब ऐसा लग रहा है आपको कि कॉपर को मैं जला रहा हूँ, तो मान लो ऐसे मैंने मैग्नीशियम रिबन का टोंग से पकड़ के दिखाया था ना, तो आप ऐसे समझ लो आपके पास कोई वायर है, घर में जो यूज़ होती है नॉर्मल वायर है, लेकिन उसके ऊपर इंसुलेशन नहीं है, तो उसको हमने जलाया बंसन बर्नर के ऊपर, तो होगा क्या, वही होगा जो मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ हुआ था, तो CuO बन जाएगा। अब यहाँ पे मैंने कॉपर को क्यूप्रिक लिया हुआ है, मतलब प्लस प्लस 2 बार वाला, इसलिए CuO बनता हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कि ऑक्सीजन जुड़ गई कॉपर में। वैसे ही मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन भी था और ऑक्सीडेशन भी था, और साथ साथ वो क्या था, एंडोथर्मिक भी। तो ये भी यही होगा, लेकिन आपको बस इसको रिडॉक्स की तरह से याद रखना है कि इसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन हुई है ना, तो हम इसको रिडॉक्स नहीं बोलेंगे अभी फॉर द टाइम बिंग, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको रिडॉक्स कब बोलेंगे, ठीक है। तो आपको क्या बोलना है, इसको CuO, ये पूरा रिएक्शन जो हो गया वो बन गया ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो गई। अब हम चाहते हैं कि हम सीखें रिडक्शन, तो मैंने क्या किया, CuO को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया, ठीक है। तो CuO को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया, तो क्या हुआ, अब हाइड्रोजन तो कॉपर के ऊपर आता है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट लग जाएगा।
डिस्प्लेसमेंट लग जाएगा, मतलब हाइड्रोजन जो है वो कार्बन कॉपर की पोजीशन ले लेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा Cu प्लस H2O। ठीक है, आसान था ना। तो अब मैंने आपको बताया था ना ये क्यों नहीं हो सकता, तो आपको क्लियर हो गया होगा अब। जब मैंने पहले लिखा था Cu प्लस H2O, तो वो नहीं हो सकता कुछ भी, नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन, कॉपर कभी भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि वो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है। अब इसमें से मुझे बताओ क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन चली गई क्या? रिमूव होगी ना, रिमूवल हो गई ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन बची ही नहीं, वो जाके हाइड्रोजन में जुड़ गई। तो हाइड्रोजन की तो हो गई ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो गई। ठीक है ना, और इसकी क्या हो गई? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन। तो इसको मैं आगे लिखता हूँ प्रॉपर वे में। ठीक है, तो क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, अच्छा ये ना ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो प्लस H2 गिव्स व्हाट, Cu प्लस H2O। ठीक है, तो अगर मान लो हमने किसी वायर को जलाया, वायर को जलाया मतलब Cu प्लस O2 किया, तो वो बन गया CuO। अब CuO को, मतलब जली हुई वायर को दोबारा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर दो, तो वो चल रहा है ये, तो ब्लैक जो है वो वापस ब्राउन हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन उसमें से सारी ऑक्सीजन खींच लेगा, कॉपर के ऊपर जितनी भी ऑक्सीजन डिपॉजिट हुई होगी, तो वो इसलिए उसको रिडॉक्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो बन गया क्या, रिडक्शन। रिडक्शन क्यों बना? क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन हट गई। और ये क्या बन गया, ऑक्सीडेशन, इसलिए इसका नाम रिडॉक्स है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया कि आपने हाइड्रोजन इसमें ऐड कर दी। ठीक है, वैसे ही एक और एग्जांपल देता हूँ तो इससे समझ में आएगा आपको। मान लो जो मैंने पहले एग्जांपल लिया था जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन का, क्या बना था, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अब आप बताओ मुझे इसमें क्या होगा। हाँ सही सोच रहे हो, रिडक्शन होगी, क्योंकि जिंक ऑक्साइड में से जिंक निकल आ गया और ऑक्सीजन हट गई, और कार्बन में जाके वो जुड़ गई, तो इसलिए वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो मैंने यहाँ पे दोनों के लिए लिख दिया, ये भी ऑक्सीडेशन हो रही है और ये भी ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, तो अच्छे से आपको ये भी समझ में आ गया। अब हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, और वो है करोजन। ठीक है, याद रखना करोजन ऑफ मेटल्स होता है और रस्टिंग ऑफ आयरन होता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन आपको पता है ना, आयरन के ऊपर जैसे वो रेडिश ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस जो है वो हो जाता है डिपॉजिट। तो इसका मतलब ये है, करोजन का मतलब ये है कि जब अपर लेयर ऑफ एनी मेटल इज ईटन अप बाय ऑक्सीजन, मॉइस्चर एक्सेट्रा और एयर। मतलब अगर आपको कोई मेटल है, जैसे अब हमारा कोई भी आयरन का आर्टिकल है, उसको थोड़ी देर हमने मॉइस्चर में रखा तो वो उसके ऊपर जंग लग जाता है, जंग, उस जंग को ही हम क्या कहते हैं, रस्ट, है ना। तो रस्ट हमेशा आयरन होता है, और कोरोजन किसी भी मेटल की हो सकती है। तो कोरोजन का मतलब यह है कि ऑक्सीजन की लेयर डिपॉजिट हो गई हो मेटल के ऊपर। तो आप पीछे वाले इसको भी ये बोल सकते हो, इसको भी आप ये बोल सकते हो, सॉरी ये जो था, ये जो पूरा था, इसको भी आप कोरोजन बोल सकते हो, कॉपर के ऊपर ऑक्सीजन की लेयर चढ़ गई। ठीक है, तो कोरोजन बहुत ही सिंपल है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। ठीक है ना, हम देखते हैं कि किसी भी जैसे अब उसके कॉपर के कॉइन्स होते हैं, कॉपर के कॉइन्स ग्रीन हो जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर ऑक्सीजन की लेयर आ जाती है, तो वो क्या हो जाते हैं, करोडेड हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, तो करोजन का मतलब समझ में आ गया आपको अच्छे से। ठीक है, एक होता है रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन ना खाना भी ख़राब कर सकती है, तो फाउल स्मेल आ जाती है अगर बहुत देर तक खाना पड़ा रहे, या कोई ऑयल जो है वो बहुत देर तक ऐसे ही खाने के ऊपर है और हमने उसको यूज़ नहीं किया या नहीं फेंका, तो क्या होगा, उसके ऊपर ऑक्सीजन की लेयर चढ़ जाएगी और वो फाउल स्मेल देगा। ठीक है, तो रेंसिडिटी का मतलब होता है कि आपने कोई भी एडिबल आइटम है, उसके ऊपर ऑक्सीजन की लेयर चढ़ गई और वो फाउल स्मेल या उसकी ऑक्सीडेशन हो गई। अब वो सब्सटेंस वो नहीं रहा जो पहले था। जैसे पोटैटो चिप्स होते हैं, पोटैटो चिप्स जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, अगर थोड़ी देर आप उनको रख दो तो वो सील जाते हैं, सील जाते हैं मतलब उनके ऊपर ऑक्सीजन की लेयर आ गई है, अब उनके अंदर वो क्रिस्प नहीं बचा। तो इसलिए ना नाइट्रोजन गैस से, जो मैंने पीछे बताया था ना आपको N2, उससे आपको, उससे चिप्स के पैकेट जो हैं वो उससे भरे जाते हैं। सो इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आता है कि वाई डू पोटैटो चिप्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन गैस, ताकि हम ऑक्सीडेशन रोक लें उसकी। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस उसके आसपास रहेगी तो ऑक्सीजन गैस नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया रेंसिडिटी भी।
ठीक है। अब इस चैप्टर के लिए मैं आपको नोट्स भी भेजूंगा और असाइनमेंट में से करना ये शुरू कर दो जो मैंने आपको उस पर भेजा हुआ है, ठीक है। ओके।